हेमंत उसके सपाट और बेजान जवाब पर तिलमिला उठा था। वह तेजी से उसके सामने आया और रास्ता रोककर खड़ा हो गया। देखो कुमुद, ये चुप्पी और ये घमंड मेरे सामने मत दिखाया करो। समझी तुम इस तरह चुप रहकर मुझसे हमदर्दी बटोर रही हो तो ये तुम्हारी भूल है। मुझे तुम्हारी ये शक्ल पसंद नहीं, जो हर वक्त मासूम बेसहारा होने की चादर ओढ़े रहती हो। बोलो, कुछ तो कहो। मुझ पर चिल्लाओ कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, मगर इस तरह पत्थर बनकर मेरे सामने मत खड़ी रहो। कुमुद ने पहली बार अपनी नज़रें उठाई और हेमंत की आंखों में झांक कर बोली, चीखने चिल्लाने के लिए दिल में कोई उम्मीद बाकी होनी चाहिए हेमंत। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। आपको मेरी चुप्पी से तकलीफ़ होती है क्योंकि ये चुप्पी आपके ज़मीर को आईना दिखाती है। आप चाहते हैं कि मैं रोऊं, गिड़गिड़ाऊं ताकि आपको अपनी ताकत का एहसास हो, मगर मैं आपको ये खुशी कभी नहीं दूंगी। हेमंत ने गुस्से में मेज पर रखा पानी का गिलास फर्श पर दे मारा। शीशा जमीन पर गिरकर बिखर गया और आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी, मगर कुमुद की पलक तक नहीं झपकी। तुम होती कौन हो मेरे ज़मीर की बात करने वाली? ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी जब ये अनाथ कुमुद की जिम्मेदारी हेमंत के कंधों पर आई थी और हेमंत ने इसे पूरे दिल से स्वीकार किया था और उससे सगाई भी कर ली थी। आज हवेली में हर तरफ खुशियां मनाई जा रही थी। आज यहाँ की हवाओं में एक खास तरह की चहल पहल थी, क्योंकि आज इस घर का इकलौता वारिस बरसों बाद विदेश से घर आ रहा था। उसकी माँ शांता देवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह किचन में खड़ी खुद अपनी निगरानी में अपने इकलौते चश्मो चिराग के पसंद का पकवान तैयार कर रही थी। टेबल पर तरह तरह के अलग अलग पकवान सजाए जा चुके थे। हवाओं में भीनी अलग अलग तरह की सब्जियों की खुशबू बसी हुई थी। जब हेमंत की गाड़ी आंगन में आकर रुकी तो शांता देवी भागकर आई, उसका स्वागत किया, उसे गले से लगा लिया। मेरी जान, मेरा बेटा कितना कमज़ोर होकर आया है। तुम्हारा ख्याल रखने वाला वहाँ कोई नहीं था, पर अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। उन्होंने बड़े प्यार से उसकी सारी नज़र उतारी और कहने लगी। हेमंत ने मुस्कुराकर अपनी माँ को गले से लगा लिया और वहीं आंगन में सोफे पर बैठ गया। मम्मी, आप बस करो, अभी तो मैं आया हूँ। आपने अभी से मुझे बिल्कुल पहले की तरह लेक्चर सुनाना शुरू कर दिया। वैसे सब लोग कहाँ हैं? वह कुमुद नजर नहीं आ रही। उसके सवाल सुनकर शांता देवी के चेहरे पर एक अजीब सा असर आया, लेकिन उन्होंने जल्दी ही उसे मुस्कुराहट के पीछे छुपा लिया। बड़े आराम से झूठ बोला कि बेटा, वह तो फिलहाल अपने गांव गई हुई है। उसकी दूर की एक रिश्तेदार थी, उसकी तबीयत खराब थी, तो मैंने ही उसे कुछ दिनों के लिए वहां भेज दिया था। अब यहाँ वो अकेली क्या करती? तुम भी नहीं थे और पढ़ाई लिखाई तो उसे कोई लेना देना है ही नहीं, इसलिए वो चली गई। हेमंत को ये सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसे याद आया था कि कुमुद का अब इस दुनिया में उसकी बड़ी बहन के अलावा कोई नहीं था और उसकी बड़ी बहन अपने ससुराल में रहती थी। कुछ साल पहले जब कुमुद के माता पिता की एक हादसे में मौत हो गई थी, तब हेमंत ने फैसला किया था कि वह उससे मंगनी करके उसे अपनी मंगेतर बना लेगा। वह गांव में रहती थी, वहाँ उसका कोई भी नहीं था। हेमंत कभी गांव नहीं गया था, प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाई की, उसके बाद कॉलेज और फिर सीधा विदेश चला गया था। वह लड़की अकेली थी। सबने ये फैसला किया था कि उस लड़की से मंगनी कर उसे अपने घर में रखा जाएगा। जब विदेश से हेमंत आया तो उसने अपनी माँ की बताई गई बातों पर ही विश्वास करना बेहतर समझा था और कहा, अच्छा आपने भेज दिया, वैसे भी मैं उसके बारे में पूछकर तसल्ली लेना चाहता था। शांता देवी ने जल्दी बात का रुख मोड़ा और उसे खाने की तरफ ले गई। बेटा, तुम ये सब खाओ, ये सब तुम्हारे लिए स्पेशल बनवाया है, तुम्हें पसंद है, और ये खीर तो मैंने ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए बनवाई है। वो उसे ढेर सारा खाना खिलाती रही, इधर उधर की बातों में उलझाए रखी ताकि वह कुमुद के बारे में और ज़्यादा सवाल ना करे। जब हेमंत खाना खाकर ऊपर अपने कमरे में पहुंचा तो उसने दिल में ये उम्मीद कर ली थी कि उसे वहां किसी औरत की मौजूदगी का एहसास होगा। आखिर वह कमरा उसकी मंगेतर का भी तो था, जो मंगनी होने के बाद कुमुद के लिए तय किया गया था। मंगनी के अगले दिन ही हेमंत वापस चला गया था। उसकी माँ ने ये कहकर उसे कुमुद से दूर रखा था, अभी शादी और विदाई नहीं करवाई जाएगी। उस वक्त कमरे का दरवाज़ा खोलते ही उसे एक अजीब सी मुर्दा खामोशी और बेरंगियत का एहसास हुआ। कमरे की दीवारें वही पुरानी थी, अलमारी में सिर्फ उसके अपने कपड़े पड़े थे। ड्रेसिंग टेबल पर कोई मेकअप का सामान, चूड़ियाँ और कोई चीज़ नहीं थी। बेडशीट बिल्कुल बिना सिलवटों के लगी हुई थी, बेजान सी, जैसे यहाँ कभी कोई रहा ही ना हो। उसने हैरानी से पूरे कमरे का जायजा लिया। यहाँ तो कुमुद का नामो निशान भी नहीं था। क्या वो यहाँ रहती ही नहीं थी?
या उसे कमरे में आने की इजाज़त नहीं थी। उसके दिमाग में सवाल उभरने लगे, मगर सफ़र की थकान की वजह से वो बिस्तर पर लेट गया। आधी रात के करीब उसकी आंख खुली तो उसे एक ज़रूरी बिजनेस कॉल करना था, लेकिन कमरे में सिग्नल की बहुत समस्या हो रही थी। वह झुंझलाकर बिस्तर से उठा और फ़ोन हाथ में लिए बालकनी की तरफ गया, मगर वहाँ भी उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आया। वह धीरे कदमों से चलता हुआ सीढ़ियाँ उतर गया और सोचा कि घर के पिछले आंगन में जाता हूँ, वहाँ खुली जगह पर शायद सिग्नल मिल जाए। अंधेरे में धीमे कदमों से चलता हुआ वह हवेली के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ घना पेड़ पौधों का अंधेरा फैला हुआ था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, हवेली की रोशनियाँ पीछे छूटती जा रही थी और रात की काली गहराई बढ़ती जा रही थी। पिछले हिस्से में जहाँ नौकरानियों के क्वार्टर बने होते थे, वहाँ पहुँचकर उसे फ़ोन पर सिग्नल की कुछ लहरें नजर आई। ये एक पेड़ के साए में खड़ा होकर कॉल मिलाने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे थोड़ी दूरी पर एक साया कांपता हुआ दिखाई दिया। वह कोई लड़की थी, जिसने अपने आसपास एक भारी शॉल लपेट रखी थी। हेमंत की नज़रें उस शॉल पर जम गई। अंधेरे में भी वो अपनी कढ़ाई और खूबसूरती की वजह से पहचानी जा रही थी। ये वही शॉल था जो उसने पिछले महीने विदेश से खास तौर पर अपनी मंगेतर के लिए भेजी थी। उसने सोचा, ये शॉल यहाँ सर्वेंट क्वार्टर के पास क्या कर रही है, और इसे ओढ़ने वाली ये लड़की कौन है? क्या कोई नौकरानी इतनी हिम्मत कर सकती है कि उसकी भेजी हुई महंगी शॉल चुरा ले? उसके तन बदन में आग सी लग गई। उसने जल्दी फ़ोन जेब में डाला और गुस्से से कदम आगे बढ़ाता हुआ उस साई की तरफ बढ़ा। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि उसकी दी हुई चीज़ इस तरह कोई भी नहीं पहन सकता। वह लड़की सिर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। शायद उसे हेमंत की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था। वह अपनी ही किसी सोचों में गुम थी। हेमंत ने उसके पास पहुंचकर एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज़ में पूरी सख्ती भरकर बोला, सुनो, तुम जो कोई भी हो, ये शॉल तुमने चोरी की है ना? बोलो, कहाँ से लाई हो? ये तुम्हारे पास कैसे आई? उसके शब्द गुस्से से उभरे हुए थे और रात के सन्नाटे में उनकी गूंज दूर तक सुनाई दी। वह लड़की बुरी तरह हड़बड़ा गई और डर के मारे उसकी सांस सीने में अटक गई, मगर उसने सिर उठाया और वह बिल्कुल सुन खड़ी रह गई, जैसे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो। हेमंत ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके बिल्कुल सामने खड़ा होकर अपनी नज़रों की तपिश से उसे जलाने लगा। उसे पूरा विश्वास था कि वो कोई चोर नौकरानी है, जिसने उसकी गैर मौजूदगी में उसकी शॉल चुराई है और अब रंगे हाथों पकड़ी गई है। उसकी चुप्पी उसके गुस्से को और हवा दे रही थी। उसके चेहरे को देखने की बेताबी हो रही थी, ताकि वह उसे सजा दे सके। उस वक्त उसे ये गुमान नहीं था कि इस मैली कुचैली जगह पर उसका सामना उस हकीकत से होने वाला है, जिसे उसकी माँ ने झूठ की चादर में छुपा रखा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम बहरी हो? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? मैं पूछ रहा हूँ, ये शॉल तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये मैंने विदेश से अपनी मंगेतर के लिए लाया था। तुम जैसी मामूली नौकरानी की हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ भी लगाने की? ये कहते हुए उसने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन कर दी। जैसे ही रोशनी की तेज़ किरण उसके चेहरे पर पड़ी, हेमंत के कदम वहीं जम गए। उसके हाथों में पकड़ा फ़ोन कांपने लगा। रोशनी में जो चेहरा उभरा, वो किसी आम नौकरानी का नहीं था, बल्कि वह तो खूबसूरती का वह नज़ारा था जिसने पल भर के लिए सब कुछ भुला दिया। दूधिया रंग जो अंधेरे में भी दमक रहा था, बड़ी बड़ी काली आंखें जिसमें उस वक्त आंसुओं का समंदर ठहरा हुआ था, और गुलाबी होंठ जो कांप रहे थे। हेमंत का दिल धड़कना ही भूल गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह अपनी यादों को टटोलते हुए उसके चेहरे को पहचानने की कोशिश करने लगा। वह नैन नक्श, वह मासूमियत, वह कुमुद थी। वही कुमुद जिसके बारे में उसकी माँ ने कहा था कि वह अपने गांव गई हुई है। कुमुद, तुम यहाँ इस हाल में क्या कर रही हो? तुम्हारा ये हुलिया, ये तुम हो या कोई और? हेमंत की आवाज़ में अब गुस्से की जगह हैरानी और गहरा आश्चर्य था। उसने टॉर्च की रोशनी थोड़ी नीचे की तो देखा, उसके कपड़े में जगह जगह से पेबंद लगा हुआ था। पैरों में टूटी फूटी चप्पल थी। उसके हाथ, जिनमें कभी मेहंदी होनी चाहिए थी, वो बर्तन धोने और काम करने की वजह से बहुत ही फटे हुए थे। कुमुद ने डरते डरते अपनी नज़रें उठाई और हेमंत को देखा। उसकी आंखों से एक आंसू टूटकर उसकी कीमती शॉल पर गिरा, जिसे वह अपने जिस्म के आसपास लपेटे हुए थी। वह धीरे से बोली, हेमंत, ये शॉल मैंने चोरी नहीं की, मुझे आंटी ने खुद ही दी थी। उन्होंने कहा था इसका रंग उन्हें पसंद नहीं आया और ये मेरे जैसी लड़कियों के लिए ही ठीक है। उसकी धीमी रोती हुई आवाज़ हेमंत के कानों में किसी धमाके की तरह गूंजी। हेमंत का दिमाग जैसे काम करना छोड़ गया। उसे याद आया कि उसने ये शॉल कितनी अरमानों से अपनी होने वाली पत्नी के लिए चुनी थी।
उसकी माँ ने उसे नापसंद माल समझकर फिर कुमुद को पकड़ा दिया था, मगर असली तकलीफ वो सॉल नहीं थी, बल्कि कुमुद की रहने की जगह थी। तुम यहाँ नौकरों के क्वार्टर में क्या कर रही हो? कुमुद, मैंने हवेली के पिछले दरवाजे से निकलते हुए देखा है। क्या तुम अब हवेली के अंदर नहीं रहती? हेमंत ने गुस्से और दुख से मिले जुले असर के साथ पूछना चाहा। कुमुद ने गुस्से से मुस्कुराकर सिर झुका लिया और कहने लगी, हवेली अब मेरे लिए नहीं है हेमंत साहब। जब से आप गए हैं आंटी ने मुझे बता दिया है कि मेरी असली जगह क्या है, और ये कमरा जो कभी मेरा था अब वो हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। मैं पिछले 2 सालों से इसी नौकरानी चंदा के साथ रह रही हूँ। हेमंत को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया हो। उसे अपनी माँ की वो बातें याद आने लगी। कुमुद तो गांव गई है, वह तो खुश है। अब उसे समझ आ रहा था कि कमरे में कुमुद के ना होने की कोई एहसास क्यों नहीं था, क्योंकि उसे तो उसके जीते जी इस घर से बेदखल कर दिया गया था। तुम्हारी अकल कहाँ गई हुई थी कुमुद? तुमने मुझे एक खत तक ना लिखा। तुमने मुझे फ़ोन पर क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है? तुम मेरी मंगेतर हो, तुम इस घर की इज्जत हो, और तुम यहाँ नौकरों के बीच रह रही हो। हेमंत के शब्द अब गुस्से की आग में जल रहे थे, लेकिन ये गुस्सा कुमुद पर नहीं, बल्कि अपने आप पर और अपनी माँ पर था। कुमुद की आंखों में अब बराबर आंसू बह रहे थे। कहने लगी, मैं आपको क्या बताती हेमंत साहब, आंटी कहती हैं कि आप खुद मुझे पसंद नहीं करते। आपने ही कहा है कि मैं हवेली में नज़र ना आऊँ। आप दूसरी शादी कर लेंगे। मैं तो बस आपका हुक्म ही मान रही थी। हेमंत ने तड़पकर उसका हाथ पकड़ना चाहा, मगर कुमुद पीछे हट गई। उसके चेहरे पर मौजूद डर ने हेमंत के दिल को छलनी छलनी कर दिया। उसे पल भर को याद आया जब वो मंगनी के तुरंत बाद उसे ख्वाबों के सहारे छोड़कर बाहर चला गया था, और पीछे उसके साथ ये सब व्यवहार हो रहा था। तुम यहाँ एक पल भी नहीं रहोगी, अभी मेरे साथ चलो, हेमंत ने हुक्म दिया, मगर उसके शब्द अब कमज़ोर पड़ रहे थे। उसका दिमाग सच्चाई को हजम नहीं कर पा रहा था। जिस लड़की को वह अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने वाला था, उसके ना रहने पर उसके अपने घर में एक मुजरिम की तरह ज़िंदगी बितानी पड़ रही थी। उसे वसूल चोरी की अब कोई चिंता नहीं थी, बल्कि परिवार की लापरवाही ज़्यादा चुभ रही थी। वह चुपचाप उसे देखता रहा और सोच रहा था कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है और उस मासूम लड़की के साथ कितनी बड़ी ज़्यादती हुई है। उसकी कोई गलती नहीं थी, उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो बेसहारा थी। कुमुद की खामोशी सिसकियाँ रात के उस सन्नाटे में हेमंत की ज़मीर पर दस्तक दे रही थी। उसे लग रहा था कि वह खुद इस जुर्म में बराबर का हिस्सेदार है, क्योंकि उसने विदेश से कभी पलटकर उसकी खबर लेने की कोशिश नहीं की थी। वह धोखे में रहकर सोचता रहा कि शादी होने तक वो मेरी मंगेतर बनकर इसी हवेली में रहेगी, और मैं इस धोखे में उसका हाल तक नहीं पूछता रहा। हेमंत के कदमों में जैसे जमीन धंस गई थी। वह गुस्से और सदमे के हाल में फंसा हुआ था। वापस हवेली के हॉल में दाखिल हुआ, जहां अभी कुछ देर पहले तक बड़ी खुशियां दिखाई दे रही थी। शांति देवी अभी भी नौकरानी को सारा काम समझा रही थी। सोफे पर सुकून से बैठी अपने बेटे के भविष्य के सुनहरे सपने बुन रही थी कि अचानक हेमंत की दहाड़ती आवाज़ ने हवेली की दीवारें हिला दी। मम्मी, ये सब क्या है? आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला कि कुमुद गाँव गई हुई है, जबकि वह बाहर बदबूदार क्वार्टर में नौकरों के साथ रह रही है? उसकी आवाज़ में ऐसी कड़वाहट थी, शांति देवी एक पल को बौखला गई। लेकिन वह भी अपने ज़माने की मजी हुई खिलाड़ी रह चुकी थी। उन्होंने जल्दी से अपने चेहरे पर ममता और बेचारगी के असर सजा लिए। लंबी आह भरकर बोली, अरे बेटा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ज़रा बैठो तो सही, मेरी बात तो सुनो। वह लड़की अपनी आदत से मजबूर है। गांव की पली बड़ी है ना। मैंने तो उसे रोकने की इतनी कोशिश की, पर वह तो कहती थी कि उसे हवेली के बड़े कमरों में डर लगता है, घुटन होती है। उसका दिल तो उन नौकर चाकरों के साथ ही बहल जाता है। हेमंत ने हैरानी से माँ की तरफ देखा और बोला, माँ, ये आप क्या कह रही हैं? वो मेरी मंगेतर है, इस घर की होने वाली बहू है। वह कैसे कह सकती है कि उसे यहाँ डर लगता है? वह शॉल जो मैंने इतने प्यार से उसके लिए भेजी थी, उसे इस तरह क्यों दी गई? आपने ये कहकर उसे वो शॉल दी कि आपको वो रंग पसंद नहीं? शांति देवी ने बड़ी चालाकी से हेमंत का हाथ थाम लिया और भरी आंखों से भारी आवाज़ में कहने लगी, बेटा, तुम मासूम हो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पीछे उस लड़की ने क्या गुल खिलाए हैं। मैंने उसे शॉल इज्जत देने के लिए दी थी। शायद उसे ओढ़कर उसे एहसास हो कि वह इस परिवार की बहू बनने वाली है, पर उसने तो वो शॉल ले जाकर उन नौकरानियों को दिखाना शुरू कर दिया। देखो, हेमंत मेरे लिए लेकर आए हैं। उसकी सोच ही छोटी है हेमंत। वह यहाँ माहौल में खुद को ढाल नहीं पाई। वह तुम्हारे लायक नहीं है।
उसने खुद मुझसे कहा है कि मुझे हवेली की पाबंदियाँ पसंद नहीं हैं। मैं वहाँ क्वार्टर में चंदा आंटी के साथ खुश हूँ, वहाँ अपनी मर्जी से रहती हूँ ताकि कोई मुझे टोकने वाला ना हो। हेमंत को अपनी माँ की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, मगर शांति देवी ने अपनी बातों का जाल इतनी सावधानी से बुना था कि उसका शक अब कुमुद की तरफ मुड़ने लगा। माँ लेकिन वह तो रो रही थी, उसकी हालात देखकर तो ऐसा नहीं लगता था कि वहाँ खुश है। हेमंत के शब्द कुछ धीमे हुए तो शांति देवी ने एक और पत्ता फेंका। बेटा, मगरमच्छ के आंसू है, तुम अभी दुनिया देख कर आए हो, मगर औरत की फितरत जानते हो। तुम्हें देखकर इसलिए रो रही थी ताकि तुम्हारे दिल में मेरे खिलाफ जहर भर सके। उसे पता है कि अब तुम आ गए हो तो ये मासूमियत का ढोंग खेल कर तुम्हें अपनी मुट्ठी में कर लेगी। तुम खुद सोचो, अगर मैं उसे यहाँ से निकालना चाहती तो क्या मैं उसे यहाँ रखती? मैं तो उसे कहीं दूर भेज सकती थी, पर मैंने उसे अपनी नज़रों के सामने रखा ताकि उसकी सुरक्षा कर सकूं। मगर वह खुद को इस लायक समझती ही नहीं है, उसके अंदर वह क्लास ही नहीं है जो इस परिवार की बहू में होनी चाहिए। वह तो नौकरों के साथ बैठकर बातें करने में अपना गर्व महसूस करती है। हेमंत के दिमाग में अब कुमुद के वह गरीबों जैसे मैले हाथ घूमने लगे। उसे लगा शायद सच में कुमुद ने अपनी कदर खुद ही नहीं की। उसे गुस्सा आने लगा। एक लड़की जिसके लिए वह इतना सब कुछ कर रहा था, वह इतनी नासमझ निकली कि उसने हवेली के बजाय गुलामी को चुनना बेहतर समझा। उसे बहुत समझदार होना चाहिए था। पर आपकी बातें सुनकर मुझे दुख हो रहा है, लेकिन मुझे किसी और लड़की से मंगनी नहीं करनी। हेमंत ने मायूसी से सिर झुकाया तो शांति देवी के होठों पर एक मुस्कुराहट आई। वह उसे और ज़्यादा उस्का रही थी। बेटा, मैं तो तुम्हारे भले और अच्छाई के लिए ही सोचूंगी ना। अब देखो, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन अंपायर की पढ़ाई करके आ रहे हो, कल को तुम्हें पार्टियों में जाना होगा, लोगों से मिलना होगा। क्या तुम उस लड़की को साथ लेकर जाओगे जो जरा सी आज़ादी के लिए नौकरों में जाकर बैठ जाती है, जिसके पास ना तमीज़ है ना तरीका है? वह तो सिर्फ तुम्हारे नाम का सहारा लेकर अपनी ज़िंदगी संवार रही है। हेमंत का दिल अब कुमुद के लिए नफरत से भरने लगा था। उसे लगा कि कुमुद ने उसके भरोसे का खून किया है। जो हमदर्दी अंधेरे में पैदा हुई थी, वह अब ख़त्म होती हुई नजर आ रही थी। उसने सोचा कि जो औरत अपने मान सम्मान की सुरक्षा नहीं कर सकती, वह उसके नाम की आदर भी नहीं करेगी। शांति देवी ने उसे थपकी देते हुए कहा, अब तुम परेशान मत हो, मैं उसे दोबारा हवेली में ले आऊँगी ताकि लोगों को लगेगा सब ठीक है, लेकिन तुम उसे सिर पर मत चढ़ाना क्योंकि ये लोग प्यार की ज़ुबान नहीं समझते। हेमंत ने गुस्से से कहा, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता माँ, वह जहाँ रहना चाहे, बस मेरी नज़रों के सामने ना आए। मुझे ऐसी औरत से नफ़रत है जो खुद को इतना गिरा दे। उसकी बातों में अब वही नफ़रत आ गई थी जो एक मालिक के शब्दों में अपने गुलाम के लिए होती है। वह अपनी माँ की चालाकी और मक्कारी का शिकार हो चुका था और उसे लग रहा था कि कुमुद ही असल मुजरिम है। उसने उसे धोखे में रखा और अब मासूम बनकर उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। शांति देवी ने बड़ी तसल्ली की सांस ली थी। उनका लगाया हुआ पौधा अब पेड़ बन रहा था। हेमंत अब कभी कुमुद की सच्चाई पर विश्वास नहीं करेगा, चाहे वो अपनी बेगुनाह का सबूत ही क्यों न लाकर दे दे। हवेली की हवाओं में अब और ज़्यादा तंगी होने लगी थी, क्योंकि अब उसका चाहने वाला ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था। अगली सुबह हवेली की दीवारों ने एक अजीब मंजर देखा जब हेमंत तपते हुए सूरज की रोशनी में नौकरों के सामने खड़ा कुमुद को हुक्म दे रहा था, अपना सारा सामान उठाओ और अभी के अभी हवेली के पिछले कमरे में शिफ्ट हो जाओ, जो रसोई के साथ जुड़ा हुआ है। तुम्हें नौकरों के साथ ही रहना पसंद है ना, तो रहो। कुमुद चुपचाप अपना थोड़ा सा सामान एक पुरानी चादर में बांधे उसके पीछे पीछे चलने लगी। उसके चेहरे पर ना कोई खुशी थी ना कोई सुकून, क्योंकि वह जानती थी कि ये वापसी किसी इज्जत के लिए नहीं, बल्कि एक नई सज़ा की शुरुआत है। जैसे ही वो हवेली के हॉल में दाखिल हुई, हेमंत ने उसे वहीं रुकने का इशारा किया और गुस्से से उसे सिर से पांव तक देखा। कुमुद, मेरी माँ कहती है कि तुम्हें नौकरों में रहना बहुत पसंद है, और सच कहूँ तो तुम्हारा ये हुलिया देखकर मुझे भी अब यही लग रहा है कि तुम इस परिवार की बहू कहलाने के लायक नहीं हो। उसने अपने महंगे सूट के बाजुओं को ठीक करते हुए कहा। कुमुद ने कांपती आवाज़ में कुछ कहना चाहा। हेमंत, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे वहाँ रहना है। मगर हेमंत ने हाथ के इशारे से उसे चुप करवा दिया। बस करो, अपनी मासूमियत भरी दास्तां अब मेरे सामने दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम मेरी मंगेतर ज़रूर हो, लेकिन सिर्फ कागज़ों की हद तक। मेरा क्लास, मेरा रुतबा, मेरी पर्सनैलिटी देखो और अपने मैले कुचैले कपड़े देखो। अपनी इन फटी हुई चप्पलों और खुदरे हाथों को देखो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बराबर खड़ी होने के लायक भी हो? इस घर में रहोगी ज़रूर,
क्योंकि ये मेरे परिवार की साख का सवाल है। लेकिन तुम्हारी हैसियत यहाँ एक ऐसी हस्ती की होगी जिसे सिर्फ काम के लिए रखा जाता है। शांति देवी पास खड़ी ये सब देख रही थी। उनके होंठों पर एक कमीनी मुस्कुराहट थी। वह करीब आकर हेमंत के कंधे पर हाथ रखकर बोली, देखो बेटा, मैंने कहा था ना, ये लड़की तुम्हारे जोड़ की बिल्कुल भी नहीं है। अब तुम इसे यहाँ ले आए हो, मगर इसे समझा दो कि ये घर के तौर तरीके सीख ले। कुमुद ने हिम्मत जुटाकर हेमंत की आंखों में आंखें डालकर पूछा, अगर मैं आपके मापदंडों में पूरी नहीं उतरी तो आपने मुझसे मंगनी क्यों की थी? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं यहाँ एक बेचारी नौकरानी बनकर पूरी जिंदगी बिताऊं? हेमंत उसके पास आया, उसके बाजुओं को जोर से झकझोर दिया और धीमे अंदाज में बोला, मंगनी मेरी गलती थी, शायद मेरी मजबूरी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि मैं तुम्हें सिर पर बैठा लूँ। तुम आज से घर के अंदरूनी छोटे मोटे कामों में हाथ बटाओगी और खबरदार, जो कभी किसी मेहमान के सामने आने की कोशिश की, तुम इस घर का वो हिस्सा हो जिसे मैं दुनिया से छुपा कर रखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी मुझे शर्मिंदा करती है। कुमुद की आंखों में आंसू तड़प रहे थे, मगर उसने उन्हें बहने नहीं दिया। उसने अपना बाजू छुड़वाया और धीमे शब्दों में कहा, ठीक है हेमंत, अगर आपको लगता है कि मेरे कपड़े और रहन सहन ही इंसान की औकात को तय करते हैं तो मैं अपनी औकात में रहूंगी। लेकिन याद रखिए कि चोट जितनी गहरी दी जाती है, इंसान उतना ही मजबूत होता चला जाता है। हेमंत ने जोर से ठहाका लगाया और बोला, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। तुम अपनी इन बातों से मुझे लुभा नहीं सकती। जाओ, जाकर रसोई में बर्तन संभालो और याद रखना, शाम को जब मेरे दोस्त आए तो तुम मुझे कहीं आस पास नजर ना आओ। तुम्हारा काम सिर्फ कमरे की सफाई और मेरे हर हुक्म को बजाना है। कुमुद चुपचाप उस कमरे की तरफ बढ़ गई जहाँ ना कोई राहत थी, ना कोई अपनापन। हवेली का हर कोना अब उसे चुभने लगा था। हेमंत बार बार उसे एहसास दिलाता कि वह उसके रुतबे और बराबरी से बहुत नीचे है। वह उससे अपनी कमीज के टूटे हुए बटन लगाने या जूते साफ करने जैसे काम करवा कर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता, मगर उसे गुस्सा इस बात पर आता, कुमुद ये सब काम इतनी चुप्पी और सलीके से करती थी कि उसकी खुद की इज्जत पर असर पड़ता था। एक बार हेमंत ने गुस्से में अपने कॉफ़ी का मग उसके पैरों के पास पटक दिया और चिल्लाया, तुम्हें जरा भी तमीज़ नहीं है कि कॉफ़ी कितनी गर्म होनी चाहिए? कुमुद ने झुककर टूटे हुए कांच उठाए और सुकून से बोली, कॉफ़ी उतनी ही गर्म थी जितने आपके शब्द। हेमंत उसके इस जवाब पर तिलमिला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उस लड़की को कैसे तोड़े जिसकी आत्मा पहले ही चकनाचूर हो चुकी थी। शांति देवी ने कुमुद को घर के भारी कामों में लगा दिया था। वह सारा दिन झाड़ू पोछा करती, रात को थक कर अपने छोटे से बिस्तर पर ढेर हो जाती। हेमंत जब उसे देखता तो कभी उसके दिल में पुरानी हमदर्दी जागती, मगर तुरंत ही माँ के झूठे शब्द के आग उसके कानों में गूंजने लग जाते। ये लड़की खुद को ऐसा ही रखना चाहती है। वह उसे अपनी मंगेतर के बजाय एक बोझ समझने लगता था। उसकी हर हरकत में उसे देहातीपन और जाहिल नज़र आने लगती थी। हवेली की रोशनी अब कुमुद के लिए सिर्फ एक सपना थी। वह उस अंधेरे कमरे में कैद हो चुकी थी जहाँ रोज उसे ये जताया जाता, वह इस परिवार की ऐसी लड़की है जिसे तोड़ना ही सबका मकसद है। हवेली की दीवारें अब ऐसी जंग की गवाही थी जिसमें हथियारों की जगह चुप्पी ताने जुल्म ने ले ली थी। हेमंत की जिंदगी अब कुमुद की मौजूदगी के इर्द गिर्द घूमती थी, मगर उसमें मोहब्बत नहीं, सिर्फ गुस्सा और बेरुखी थी। एक सुबह जब हेमंत अपने कमरे में तैयार हो रहा था, कुमुद नाश्ता लेकर आई। उसने चुपचाप ट्रे आगे रखी और वापस जाने लगी। हेमंत ने आईने में उसे देखा, ठंडे शब्दों में बोला, एक मिनट रुको, क्या तुम्हें किसी ने ये तरीका नहीं सिखाया? जब कमरे में आओ तो परमिशन ले लो, या कम से कम ये पूछ लो कि मुझे कुछ और चाहिए या नहीं। कुमुद वहीं रुक गई, मगर उसने मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखा। ठहरे हुए शब्दों में बोली, हेमंत, आपने खुद ही तो कहा था कि मेरी हैसियत इस घर में एक नौकरानी से बढ़कर कुछ नहीं, और मैंने आज तक किसी नौकरानी को अपने मालिक से सवाल करते नहीं देखा। आपको नाश्ता चाहिए था, सामने है, अब मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि आंटी ने बाहर आंगन की सफाई का काम दिया है। हेमंत उसके सपाट और बेजान जवाब पर तिलमिला उठा। वह तेजी से उसके सामने आया और रास्ता रोककर खड़ा हो गया। देखो कुमुद, ये चुप्पी और ये घमंड मेरे सामने मत दिखाया करो, समझी? तुम इस तरह चुप रहकर मुझसे हमदर्दी बटोर रही हो तो ये तुम्हारी भूल है। मुझे तुम्हारी ये शक्ल पसंद नहीं है जो हर वक्त मासूम और बेसहारा होने की चादर ओढ़े रहती हो। बोलो, कुछ तो कहो, मुझ पर चिल्लाओ कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा हूँ, मगर इस तरह पत्थर बनकर मेरे सामने मत खड़ी रहो। कुमुद ने पहली बार अपनी नज़रें उठाई और हेमंत की आंखों में झांक कर बोली,
चीखने चिल्लाने के लिए दिल में कोई उम्मीद बाकी होनी चाहिए। हेमंत, मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। आपको मेरी चुप्पी से तकलीफ़ होती है क्योंकि ये चुप्पी आपके ज़मीर को आईना दिखा देती है। आप चाहते हैं कि मैं रोऊं, गिड़गिड़ाऊं, ताकि आपको अपनी ताकत का एहसास हो, मगर मैं आपको ये खुशी कभी नहीं दूंगी। हेमंत ने गुस्से में मेज पर रखा पानी का गिलास फर्श पर दे मारा। शीशा ज़मीन पर गिरकर बिखर गया और आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी, मगर कुमुद की पलक तक नहीं झपकी। तुम होती कौन हो मेरे ज़मीर की बात करने वाली? तुम एक ऐसी लड़की हो जिसमें खुद को इस दलदल से निकालने की ताकत नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म या बड़प्पन होता तो तुम कब की यहाँ से चली गई होती, मगर नहीं। तुम्हें तो इस शाही परिवार का नाम चाहिए, चाहे पाँव की जूती बनकर ही क्यों ना रहना पड़े। हेमंत की इस बात पर कुमुद के होठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट आई। उसने झुककर शीशे के टुकड़े उठाने शुरू किए और बोली, मैं यहाँ इस नाम के लिए नहीं बल्कि उस वादे के लिए रुकी हूँ जो मेरे मरने वाले माता पिता ने आपके माँ बाप से किया था, वरना आप जैसे आदमी के साथ एक छत के नीचे सांस लेना भी मेरी खुददारी पर बोझ है। आपको लगता है कि आप बहुत बड़े बिजनेस के मालिक हैं, पढ़े लिखे हैं, मगर सच तो यही है कि आप अपनी माँ की आंखों से दुनिया देखते हैं। आपके पास अपनी कोई सोच नहीं। हेमंत का हाथ उठा मगर हवा में ही रुक गया। कुमुद ने अपना चेहरा आगे कर दिया और बोली, एक थप्पड़ मार लीजिए, शायद आपकी मर्दानगी को थोड़ा सुकून मिल जाए। हेमंत ने मुट्ठी भींची, फिर पीछे हट गया। दफ़ा हो जाओ यहाँ से और मेरा कमरा साफ करके जल्दी बाहर निकलो, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। वह गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया, मगर दिन भर कुमुद के वे शब्द कांटों की तरह उसके दिल में चुभते रहे। वह जितना उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता, उतना ही कुमुद की खामोशी उसे बेचैन करती चली जाती। शाम को जब वो वापस आया तो उसने देखा कि कुमुद तेज बुखार में तड़प रही थी, मगर फिर भी वो बरामदे में खड़ी शांता देवी की कमरे के भारी पर्दों को धो रही थी। हेमंत के दिल में एक कसक सी उठी थी और वह पास गया और तीखी आवाज़ में बोला, क्या ड्रामा है ये? बीमार होने का ड्रामा रचाकर तुम हमदर्दी चाहती हो? जाओ, जाकर लेट जाओ, ये काम कोई और कर लेगा। कुमुद ने हाँफते हुए जवाब दिया, धन्यवाद हेमंत जी, मगर मुझे आपकी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। आपकी माँ ने कहा है अगर मैंने ये काम ख़त्म नहीं किया तो मुझे रात का खाना नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे अपनी फ़िक्र करने दीजिए। आप जाकर अपनी महल नुमा कमरे में आराम कीजिए। हेमंत को लगा जैसे किसी ने उसके तपते हुए जिस्म पर खौलता हुआ पानी डाल दिया हो। वह अपनी माँ के पास गया, गुस्से से बोला, मम्मी ये क्या तरीका है? वो बीमार है, आप उसे इतनी सख्त काम दे रही हैं। शांता देवी ने चाय का सिप लेते हुए बड़े आराम से कहा, बेटा तुम तो खामख्वाह जज्बाती हो जाते हो। उसने खुद कहा है कि उसे काम करना अच्छा लगता है, वह तो बस तुम्हारे सामने ड्रामा करती रहती है ताकि तुम पिघल जाओ। हेमंत को एक बार फिर लगा कि शायद उसकी माँ ठीक कह रही है, मगर जब उसने पलटकर कुमुद को देखा जो गिरते गिरते खुद को संभाल रही थी, उसके अंदर एक अजीब सी कसक शुरू हो गई थी। वह उससे नफरत करना चाहता था, उसे हमेशा नीचा दिखाना चाहता था, मगर उसकी खामोशी एक पहाड़ चट्टान की तरह उसके घमंड से उलझ जाया करती थी। वह जितना उससे दूर भागता था, कुमुद के व्यक्तित्व की अच्छाई उसे अपनी तरफ खींचती थी, मगर उसका दिमाग उसे ये मानने नहीं देता था कि वह इस लड़की के अच्छाई में इस तरह गिर चुका है। वह रात भर अपने कमरे में टहलता रहा, सोचता रहा आखिर कुमुद क्या चाहती है, वह क्यों नहीं टूटती, वह क्यों उसके सामने झुककर माफ़ी नहीं मांग लेती। मगर उसे जवाब सिर्फ चुप्पी में मिलता था, वह चुप जो अब उसके लिए जहर बनती जा रही थी। उसे लग रहा था इस हवेली में अब कोई बड़ा तूफान आने वाला है जो सब कुछ बहा कर ले जाएगा। हवेली की भारी चुप्पी एक तूफानी समंदर साबित हो रही थी। जब हेमंत अपने कमरे की बालकनी में मौजूद एक पुराने स्टोर रूम से अपना कुछ पुराना रिकॉर्ड ढूंढ रहा था, वहां उसे एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला जिसके कोने में दबे हुए कुछ पन्ने मिले। एक डायरी ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वे कुमुद के लिखे हुए कुछ खत थे जो उसने बरसों पहले हेमंत के नाम लिखे थे, मगर वो कभी उसे भेज नहीं पाई थी। उन पन्नों में कुमुद की सिसकियां और उसकी चालाक आंटी के कुछ कारनामों का छुपा दर्द था, जिन्हें पढ़कर हेमंत का दिल फटने लगा। कुमुद कोई आम लड़की नहीं थी, वह गांव की जरूर थी, लेकिन हेमंत के पिता की दोस्त की लड़की थी और हेमंत के पिता चाहते थे वे अपने साथ में उस लड़की को रखे। उसके माता पिता के एक्सीडेंट के बाद उन्होंने कुमुद को अपने पास रखने का फैसला कर लिया था। कुमुद की बहन चाहती थी वो मेरे पास रहे, लेकिन कुमुद का बहनोई एक नंबर का घटिया आदमी था।
उसके कई आवारा दोस्त थे, शराबी था। कई बार हेमंत के पिता दीनदयाल शर्मा उसको जेल से छुड़वा कर लाए थे और उसके बहनोई को अच्छी तरह से जानते थे और उसका बहनोई शांति देवी का रिश्तेदार भी लगता था। यही वजह थी कि शांति देवी उस लड़की से बहुत चिढ़ा करती थी और उसे अपने बेटे की बहू तो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहती थी। लेकिन किस्मत ने ये अधिकार छीन लिया था। जब हेमंत ने उस लड़की को पहली बार देखा तो उसकी खूबसूरती में ही खो गया था और अपने पिता को वचन दे चुका था और अपने पिता के कहने पर उस लड़की से मंगनी कर बैठा था, जो कि शांति देवी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। और वह उस लड़की को टाइम देना चाहता था ताकि वो पढ़ लिख कर उसके मुकाबले में आ जाए। वो गांव में रहती थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसे शहर के तौर तरीके नहीं आते थे। अभी वह उन पन्नों की सच्चाई के सदमे में ही था कि उसे बाहर आंगन में पुरानी नौकरानी चंदा देवी की बातों की आवाज़ सुनाई दी। वह जल्दी दरवाजे के पीछे दुबक गया। हाँ हाँ बाबा, धीमी आवाज़ में दामोदर कह रहे थे कि चंदा मैडम, मेरा तो कलेजा मुंह को आ जाता है। इस बच्ची को देखकर बेचारी कुमुद को शांता देवी ने किस तरह बालों से पकड़कर हवेली से निकाला था। मुझे आज भी वो दिन याद है, वो मंजर याद है जब शांता देवी उसके छोटे से जिस्म को घसीटती हुई नौकरानी के कमरे में फेंक आई थी और धीमे से धमकी दी थी, अगर हेमंत को एक शब्द भी बताया तो उसे जिंदा जला देंगी। चंदा ने एक ठंडी आह भरी और जवाब दिया, हाँ दामोदर भाई, वह तो उस लड़की के ऊपर भगवान की कोई छत्र छाया है जो इतनी बेइज्जती सह कर भी आज इस घर में रह रही है। तुम्हें याद है जब हेमंत साहब का फ़ोन आता था तो शांता देवी उसे कमरे में बंद कर देती थी और खुद हंसकर बातें करती थी। कहती थी कुमुद तो सो रही है या फिर बाहर सैर करने गई है। बेचारी ने तो कितनी भूखमरी काटी है इस घर में, लेकिन कभी जुबान नहीं खोली। हेमंत साहब के कानों में ये शब्द किसी पिघलते हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। उससे और ज़्यादा रहा नहीं गया। वे एक झटके से बाहर निकला, उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें खून की तरह उबल रही थी, उसका चेहरा गुस्से से तिलमिला रहा था। उसने गरज कर पूछा, ये क्या है? ये सब सच है क्या? मेरी माँ ने सच में उसे बालों से घसीट कर बाहर निकाला था? दामोदर अंकल और चंदा आंटी उसे अचानक अपने सामने देखकर सहम गए। डर के मारे वो पीछे हटने लगे। हेमंत ने दामोदर का गिरबान पकड़ लिया और चिल्लाया, बोलो दामोदर, आज तुम्हें इस घर के नमक की कसम है, सच बोलो वरना मैं खुद को गोली मार लूँगा। दामोदर ने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा, छोटे साहब, हम मजबूर थे। शांति देवी ने हमें नौकरी से निकालने और इस शहर को छोड़ने की धमकी दी थी। सच तो ये है कि कुमुद मैडम ने कभी खुद से नौकरों के क्वार्टर में जाने की इच्छा नहीं की थी। उन्हें तो ज़बरदस्ती वहाँ फेंका गया था। उनका कमरा ज़बरदस्ती खाली करवाया गया। उनके कपड़े तक जला दिए गए थे। वह जो साड़ी अपने भेजी थी वह शांता देवी ने उनके मुंह पर दे मारी थी और कहा था कि तुम इस लायक नहीं हो। ये सब सुनकर हेमंत को लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। वो दीवानों की तरह नीचे भागा, जहाँ शांता देवी अपने कमरे में बड़े इत्मीनान से बैठी रुद्राक्ष की माला गिन रही थी। उसने दरवाज़ा इतनी जोर से खोला वह दीवार से जाकर टकराया। मम्मी, आप इतनी बुरी कैसे बन सकती हैं? आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? आपने एक बेगुनाह अनाथ बच्ची को नौकरों के क्वार्टर में धकेल दिया, मुझे विश्वास दिलाया वह खुद वहाँ रहना चाहती है। शांता देवी ने जल्दी अपने तेवर बदले और बड़े गुस्से में बोली, हेमंत, तुम होश में तो हो? एक मामूली लड़की के लिए अपनी माँ पर चिल्ला रहे हो। मैंने जो कुछ किया तुम्हारे भले के लिए किया था, वह तुम्हारे जोड़ की बिल्कुल भी नहीं थी। हेमंत ने सामने रखी फूलों की टोकरी दीवार पर दे मारी और दहाड़कर बोला, मेरा भला किसमें था? उसे भूखा रखने में, उसे जलील करने में, ताने देने में। आपने मेरी मंगेतर को इस घर में कैदी बना दिया और मैं अंधा बनकर आपकी बातों पर विश्वास करता चला गया। मुझे शर्म आती है कि मैं आपका बेटा हूँ। आपने मेरी मंगेतर का मजाक बनाया, मेरी मोहब्बत का खून किया, एक मासूम की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। शांता देवी ने गुस्से से कहा, वह लड़की जादूगरनी है, उसने ज़रूर तुम पर कोई जादू किया होगा। मगर हेमंत ने उनकी बात काट दी और कहा, नहीं माँ, उसने कुछ नहीं किया। वह तो आज भी चुप है। उसने तो मुझसे एक शिकायत तक नहीं की। ये मेरे ज़मीर की आवाज़ है जो अब मुझे जीने नहीं देगी। आपने उसे गलत कहा, उसे बदतमीज़ कहा, उसे बेसहारा कहा, जबकि असल में हम सब उससे भी ज़्यादा गिरे हुए इंसान निकले। आपने उसे उसके अपने ही घर में अजनबी बना दिया। मैंने उसे सब कुछ कहा जो उसे कभी नहीं सुनना चाहिए था। हेमंत की आवाज़ दुख से भर गई। वह हाँफता हुआ बाहर निकला, सीधा रसोई की तरफ गया जहाँ कुमुद फर्श पर बैठी आटा गूंद रही थी। उसके हाथ आटे से भरे हुए थे, माथे पर पसीने की बूंदें आ रही थी। हेमंत उसे देखकर वहीं रसोई की चौखट पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा।
कुमुद ने हैरानी से उसे देखा और पूछा, क्या हुआ हेमंत साहब? आप क्यों रो रहे हैं? क्या मुझसे फिर से कोई गलती हो गई? क्या नाश्ता देर से पहुंचा? हेमंत ने तड़प कर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, गलती तुमसे नहीं, गलती मुझसे हुई है। इस दुनिया के सबसे बड़े मुजरिम से हुई है। मुझे माफ़ कर दो कुमुद। मैं तुम्हें पहचानने में बहुत देर कर दिया। मैंने तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारा जुर्म समझा, जबकि वो तुम्हारा सब्र था। मुझे सब पता चल गया। मेरी माँ ने तुम्हारे साथ क्या किया है। कुमुद ने धीरे से अपना हाथ छुड़वाया, चुपचाप अपनी नज़रें झुका ली। उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, बस एक गहरा दुख था। वो बोली, अब सब जानकर क्या होगा हेमंत साहब? जो जख्म आपने और आपकी माँ ने मेरी आत्मा को दिए हैं, क्या वे भर जाएंगे? क्या वे रातें वापस आ जाएंगी जो मैंने भूख और डर में बिताई है? आपने तो मेरी इज्जत को नीलाम कर दिया था। अब इस पछतावे का मैं क्या करूं? हेमंत के पास कोई जवाब नहीं था। वह सिर्फ अपने किए गए गलत व्यवहार के दुखों में डूब रहा था। उसे लग रहा था कि वह हवेली का अकेला चिराग नहीं, बल्कि एक ऐसा गरीब इंसान है जो आज अपने ही मंगेतर के सामने इतना छोटा होकर भीख मांग रहा था। हवेली की हवाओं में आज सब कुछ बदल चुका था। हेमंत, जो कभी घमंड और अपने तीखे शब्दों में घिरा रहता था, अब एक हारे हुए मुजरिम की तरह हवेली के आंगन में मारा मारा फिरता था। पछतावे की आग ने उसके अंदर के उस जालिम इंसान को जलाकर राख कर दिया था, जो कुमुद को एक नौकरानी समझता था। एक शाम जब कुमुद किचन में रात के खाने की तैयारी कर रही थी, तो हेमंत दबे कदमों से वहां आया। दूर खड़ा उसे चाहत भरी नज़रों से देखने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर कदम आगे बढ़ाया, धीमे शब्दों में बुलाया, कुमुद, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? कुमुद, जो सब्जी काट रही थी, उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गई। जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लिया, जैसे उसे किसी हमले का डर हो। उसकी आंखों में उभरा डर हेमंत के दिल पर आरी की तरह चला। वह तड़प कर बोला, भगवान के लिए मुझसे डरो मत कुमुद। मैं पुराना हेमंत नहीं जो तुम्हें तकलीफ़ देता था। मुझे अपनी औकात का पता चल गया है। तुम ये सब काम छोड़ दो। मैंने चंदा देवी और आंटी को कह दिया है कि आज से तुम इस किचन में कदम नहीं रखोगी। चलो मेरे साथ ऊपर अपने कमरे में चलो। मैंने उसे तुम्हारी पसंद की चीज़ों से सजा दिया है। कुमुद ने चाकू चूल्हे पर रख दिया और खाली नज़रों से उसे देखते हुए कहा, कौन सा कमरा हेमंत साहब? वो कमरा जिसकी चौखट पर खड़े होने की मुझे परमिशन नहीं थी? वो कमरा जिसमें मेरी मौजूदगी आपको शर्मिंदा करती थी? अब अचानक ऐसा क्या बदल गया कि आपको मेरी मेहनत, मेरी ईमानदारी में अपनी तौहीन नज़र आने लगी है? हेमंत ने आगे बढ़कर उसके पास आने की कोशिश की, तो वह तेजी से पीछे हट गई और दीवार से जा लगी। उसके चेहरे का पीलापन और कांपता शरीर देखकर हेमंत की आंखों में आंसू आ गए। वह हाथ जोड़कर बोला, मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक किया है। मैंने तुम्हारी हमेशा बेइज्जती की है, तुम्हारी आत्मा को ठेस पहुँचाई है। मगर कुमुद, मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हारे पाँव धोकर पीना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वो हर खुशी दूंगा जिससे मेरी माँ ने तुम्हें दूर रखा। कुमुद ने गुस्से से हंसते हुए जवाब दिया, आपको लगता है कि आपकी एक माफ़ी मेरे उन 2 सालों का हिसाब दे देगी जो मैंने उन नौकरों के क्वार्टर की तन्हाई में रो रो कर बिताए हैं? आपको तो तब भी मुझ पर तरस नहीं आया था, जब मैं तेज बुखार में आपके पर्दे धो रही थी। तब तो आप कह रहे थे कि ये मेरा कोई ड्रामा है। अब जब आपको हकीकत पता चल गई है तो आपको मुझ पर प्यार आ रहा है। ये मोहब्बत नहीं है हेमंत, ये सिर्फ आपके ज़मीर का बोझ है जिसे आप हल्का करना चाहते हैं, और मैं आपको ये मौका नहीं दूंगी। हेमंत ने गिड़गिड़ाकर कहा, कुमुद, तुम जो कहोगी मैं करूँगा। तुम कहो तो मैं और तुम इस हवेली से अलग हो जाते हैं, माँ को अकेला छोड़ देते हैं। तुम कहो तो सबके सामने तुमसे माफ़ी मांगूँ। बस ये बेरुखी अपनी आंखों से निकाल दो। तुम्हारी ये नज़रें मुझे मार रही है। कुमुद ने उसकी आंखों में झांककर बड़ी बिनती भरी आवाज़ में कहा, आपकी माँ ने मुझे भूखा रखा, मगर आपने तो मेरी पहचान ही छीन ली थी। मुझे इस बात का गम नहीं है। मैंने नौकरों के बीच समय बिताया। मुझे दुख इस बात का है कि मेरे अपने मंगेतर ने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया और मुझे बुरा भला बेसहारा समझा। अब आप चाहें सोने की तख्त पर भी मुझे बैठा दीजिए। मेरे लिए आप वही आदमी रहोगे जिसने अंधेरे में मुझ पर टॉर्च की रोशनी जलाकर मेरी औकात पूछी थी। हेमंत साहब, आपके पास दौलत है, शोहरत है, मगर वह दिल नहीं जो एक औरत की खामोशी को पढ़ सके। अब मुझे जाने दीजिए, मुझे मेरा काम करना है। कुमुद की ये बातें सुनकर हेमंत का सिर चकरा गया। वह दीवार का सहारा लेकर वहीं बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि टूटे हुए शीशे तो जोड़े जा सकते हैं, मगर टूटा हुआ दिल कभी नहीं जोड़ा जाता। रोजाना वह कुमुद के लिए फूल लाता, उसके पसंदीदा खाने मंगवाता,
यहाँ तक कि उसके कामों में खुद हाथ बटाने की कोशिश करता, मगर कुमुद उसे किसी अजनबी की तरह ट्रीट करती व उसके सामने से ऐसे गुजर जाती जैसे कोई दीवार हो। हेमंत उससे बात करने के बहाने ढूंढता, कहता, देखो ये साड़ी तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। पर कुमुद का एक ही जवाब होता कि ये किसी ऐसी लड़की को दे दो जो आपके बराबर की हो, आपके टक्कर की हो। मैं तो वही पेबंद वाला कपड़ा पहनकर खुश हूँ जो मेरी औकात का है। हेमंत को अपनी हार का विश्वास होने लगा था। वह जितना उसके करीब जाने की कोशिश करता, कुमुद उतना ही दूर चली जाती। उसकी बेबसी, उसका डर हेमंत के लिए वह सजा बन गए थे जिसकी कोई हद नहीं थी। हवेली में अब हेमंत एक कैदी बन चुका था। कुमुद उसकी चुप्पी का हथियार थी। अभी अपना आखिरी फैसला सुनाना बाकी था। हेमंत को समझ आ गया था कि मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं जीती जाती और ना ही पछतावा किसी के आत्मा के जख्मों का मरहम बन सकता है। हर रात बालकनी में खड़ा तारे गिनता और ये सोचता, काश उसने उस रात कुमुद को चोर ना समझा होता तो आज उसकी ज़िंदगी इतनी वीरान ना होती। हवेली के दर दीवार आज उस वक्त के कांपते पन्नों की तरह लग रही थी जब हेमंत ने पूरे परिवार नौकरों के सामने हाथ जोड़कर कुमुद से माफ़ी मांगने का फैसला किया। वह कीमती जेवरात और रेशमी कपड़ों के जोड़े लेकर कुमुद के उस छोटे से कमरे में दाखिल हुआ जहां अब भी गरीबी और लाचारी का एहसास बसा हुआ था। कुमुद, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये सब तुम्हारे लिए है। हवेली, जायदाद, मेरा नाम। आज से तुम इस घर की बस एक अकेली मालकिन रहोगी। मैंने माँ से कह दिया है कि वह अब तुम्हारे मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगी। चलो ये कपड़े पहनो और बाहर आ जाओ, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। हेमंत के शब्दों में एक अजीब सी मोहब्बत और मजबूरी थी, जैसे वह इन चीज़ों के बदले अपना सुकून खरीद लेना चाहता हो। कुमुद, जो एक कोने में खड़ी पुरानी साड़ी को समेट रही थी, धीरे से मुड़ी और उसकी नज़रों में वह चमक थी जो सिर्फ टूटे हुए मगर खुददार इंसानों के पास हुआ करती हैं। उसने वो रेशमी जोड़े और जेवरों के डब्बे उठाए और एक एक करके फर्श पर ढेर कर दिए। हेमंत, आपको क्या लगता है आप इन सोने के टुकड़ों से मेरी उस इज्जत और बेइज्जती की कीमत लगा दोगे जिसे आपने खुद अपने हाथों से मिट्टी में मिला दिया था? हेमंत ने तड़प कर कहा, कुमुद ऐसा मत कहो, मैं सिर्फ अपनी गलतियों का पछतावा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वो मकाम देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। कुमुद ने अलमारी से वही पुरानी साड़ी निकाली जो उस पूरे साल के घुटन की कहानी थी और उसे बहुत सावधानी से तय करके हेमंत के हाथों में रख दिया और कहने लगी, ये लीजिए अपनी ये साड़ी जिसके लिए आपने मुझे नौकरों के अंधेरे कमरे में चोर कहा था। शायद ये आपको वो रात जब अपने टॉर्च की रोशनी मेरे चेहरे पर डालकर मुझे मेरी औकात पूछी थी, उस रात आपने सिर्फ एक साड़ी नहीं पकड़ी थी बल्कि अपने उस चोर को पकड़ा था जिसकी गलती सिर्फ ये थी कि उसने आप जैसे बुज़दिल इंसान से मोहब्बत करने की हिम्मत की थी। उस चोर का दिल तो आप उसी रात लूट चुके थे। अब आप इस खाली जिस्म को इज्जत दे या तख्त पर बिठा दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हेमंत की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोला, कुमुद मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पहचानने में धोखा हुआ। कुमुद ने कठोर शब्दों में जवाब दिया, धोखा आपको नहीं हुआ था हेमंत, धोखा तो मुझे हुआ था जो मैं ये समझती रही कि मेरा मंगेतर मेरा सब कुछ है। आपने तो मेरी माँ जैसी आंटी के झूठे शब्दों को सच मान लिया क्योंकि आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह थी ही नहीं। आपने मुझसे मेरी पहचान छीनी, मुझे एक बंदी बनाकर रखा और जब आपको हकीकत का पता चला तो आप मुझे पत्नी का दर्जा दे रहे हैं। ये दर्जा आप मुझे नहीं दे रहे बल्कि अपने ज़मीर का बोझ हल्का कर रहे हैं। मुझे ऐसी भीख बिल्कुल नहीं चाहिए। अब इस इज्जत का मैं क्या करूं? जब मेरा मन ही टूट चुका है, क्या उन रेशमी कपड़ों से ये निशान मिट जाएंगे जो आपके जुल्मों ने मेरी आत्मा पर लगाए हैं? हेमंत ने कांपती आवाज़ में कहा, क्या तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी? क्या हम एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? कुमुद ने दरवाजे की तरफ इशारा किया और बड़ी हिम्मत से बोली कि नई शुरुआत उनके साथ होती है जिन पर भरोसा हो। वे आदमी जिसने मेरी सच्चाई को मेरा जुर्म कहा था। अब जाइए यहाँ से और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मैं इस हवेली में रहूँगी ज़रूर क्योंकि मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है, लेकिन मैं आपकी पत्नी बनकर नहीं बल्कि ऐसी कुमुद बनकर रहूँगी जिसे आपने खुद इस दलदल में धकेला था। हेमंत को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया हो। वह खाली हाथों और बोझिल कदमों के साथ उस कमरे से बाहर निकल गया। उसे समझ नहीं आया कि उसने उस रात सिर्फ एक साड़ी का सवाल नहीं किया था बल्कि अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी को हमेशा के लिए खो दिया था। कुमुद ने वह साड़ी वहीं छोड़ दी थी जैसे वह उसे जता रही हो
अब उसे किसी पर्दे या किसी सहारे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसकी खुददारी उसका सबसे बड़ा कपड़ा बन चुकी थी। हवेली की रोशनियां अब हेमंत को डसने लगी थी। उसे एहसास हो रहा था कि पछतावा जब हद से बढ़ जाए तो इंसान को जिंदा ही ज़मीन में दफन कर देता है। वह रात भर आंगन में अकेला बैठा रहा, जबकि कुमुद ने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके अपनी खुददारी की आखिरी जीत का ऐलान कर दिया था। हवेली की हवाओं में आज अजीब सी खामोशी कराह का समा था, क्योंकि हेमंत ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और कठिन फैसला कर लिया था। हवेली के आंगन में जहाँ शांता देवी अपने सोफे पर बैठी अपने घमंड में सारे नौकरों और घर के कुछ रिश्तेदारों को जमा किए बैठी थी, वहीं हेमंत सबके सामने बड़े प्यार और आखिरी फैसले के साथ कुमुद के कदमों में बैठ गया। उसका घमंड जो कभी आसमानों से बातें करता था, आज पैरों तले आ चुका था। शांता देवी ने हैरानी और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, हेमंत, तुम क्या तमाशा कर रहे हो? एक मामूली लड़की के सामने इस तरह झुकना तुम्हारी हैसियत में शोभा नहीं देता। उठो यहाँ से और अपनी औकात याद रखो। मगर हेमंत ने अपनी माँ की बात को पूरी तरह नज़रअंदाज करते कुमुद के हाथ अपने हाथों में लिए और भीगी आंखों के साथ बोला, कुमुद, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। मैंने इस घर में तुम्हें वो मकाम दिया जो शायद किसी दुश्मन को भी नहीं दिया जाता। मगर आज मैं सबके सामने ये कबूल करता हूँ कि तुम इस घर की नौकरानी नहीं, बल्कि इस हवेली की असल मालकिन हो। मेरी इज्जत हो, मैं अपने सारे गुनाहों का पछतावा करना चाहता हूँ। तुम जो भी सज़ा दोगी मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। और मैं ये ऐलान करता हूँ कि मैं ये बात पूरी दुनिया को बताऊँगा कि हेमंत की पहचान कुमुद से है। कुमुद ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की, मगर उसकी आंखों में अभी भी बीते हुए कल के जख्मों की कसक बाकी थी। वह धीमे शब्दों में बोली, हेमंत, इन शादी के कुछ बंधन से, फंक्शन और हंगामों से क्या होगा? क्या आप मेरे दिल में लगी हुई आग बुझा सकेंगे जो बरसों की जिल्लत ने भड़काई है? हेमंत ने तड़प कर जवाब दिया, मैं जानता हूँ कुमुद, ये सब काफ़ी नहीं है, लेकिन मैं अपनी माँ के सामने खड़ा होकर आज ये ऐलान ज़रूर करता हूँ कि इस घर के जो भी काम हैं और सारे कागजात आज से तुम्हारे पास रहेंगे। माँ, आपने कुमुद के साथ जो किया वह एक बर्दाश्त करने वाला जुर्म नहीं था, लेकिन अब इस घर में वही होगा जो कुमुद चाहेगी। अगर आपको इस फैसले के साथ रहना है तो ठीक है, वरना मैं आपके लिए अलग इंतजाम करूंगा। शांता देवी के पैरों तले से जमीन निकल गई। वह सुन रह गई और अपने बेटे का चेहरा देखने लगी, जो आज एक चट्टान की तरह अपनी होने वाली पत्नी के अधिकार में खड़ा हो गया था। हेमंत ने दामोदर अंकल को हुक्म दिया, दामोदर अंकल, अभी के अभी शहर के सबसे बड़े होटल में बुकिंग करो और मेरी शादी की तैयारी करो। सभी रिश्तेदारों को बुलाया जाए। मैं चाहता हूँ कि मैं कुमुद के साथ शादी करूँ। इस हवेली के हर एक कोने को रोशनियों से सजा दिया जाए और तमाम लोग जो इसे नौकरानी समझते थे, आज वह इसके सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे। कुमुद ने पहली बार हेमंत की आंखों में सच्चाई और बेहद मोहब्बत देखी। उसका दिल थोड़ा पिघल गया। उसने भरी हुई आवाज़ में कहा, मुझे ये सब बिल्कुल नहीं चाहिए हेमंत। मुझे तो बस वो मान चाहिए था जो मुझे बरसों पहले मिलना चाहिए था। हेमंत ने उसकी हथेली चूमी और जज्बाती अंदाज में बोला कि वो मान, वो मोहब्बत, वे तौर तरीके अब तुम्हारे लिए कभी ख़त्म नहीं होगी। मैं तुम्हारी हर तकलीफ़ का हिसाब दूंगा और मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुम्हारे होठों पर पुरानी मुस्कुराहट वापस नहीं आ जाती। शादी के फंक्शन की तैयारी शुरू हुई। पूरा शहर इस बात पर हैरान था कि हेमंत अपनी मंगेतर के लिए इतना दीवाना कैसे हो गया। जिस रात शादी हुई थी, हवेली किसी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। कुमुद जब वही लाल जोड़ा पहनकर बाहर आई जो हेमंत ने खुद उसके लिए पसंद किया था, तो सबकी नज़रें उस खूबसूरती पर जम गई। हेमंत ने स्टेज पर अपनी पत्नी को अपने पास खड़ा किया और सबके सामने तेज आवाज़ में कहा कि आज मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती दौलत की तारीफ़ करना चाहता हूँ। ये मेरी पत्नी है। अगर किसी ने इसकी तरफ मैली आंख से भी देखा तो वो मेरा दुश्मन होगा। उसने कुमुद की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या अब तुम मुझे माफ़ कर दोगी? कुमुद ने शर्माते हुए आंसुओं को पोंछते हुए सिर्फ इतना कहा कि आपका बदलाव ही मेरे लिए सबसे कीमती तोहफा है हेमंत। मैंने आपको माफ़ किया क्योंकि मोहब्बत पछतावे से बड़ी होती है। उस रात हवेली में बरसों बाद खुशियों का चिराग जला था और वह साड़ी जो कभी चोरी का इल्ज़ाम बनी थी, अब एक मजबूत रिश्ते की ढाल बन चुकी थी। हेमंत ने साबित कर दिया, अगर इंसान अपने घमंड को मार दे तो उजड़ा हुआ गुलशन दोबारा महक सकता है। और कुमुद की खुददारी ने उसे वो मुकाम दिया जिसका सपना उसने नौकरों के अंधेरे क्वार्टर में रातों को देखा था। ये एक नई शुरुआत थी,
एक ऐसी कहानी जहाँ नफ़रत हार गई थी, सच्ची मोहब्बत ने एक नया रास्ता दिखाया था। हवेली की हवाओं में अब चुभन और घुटन नहीं थी, बल्कि उसमें कुमुद की मोहब्बत की एक अजीब सी महक रच गई थी। उस रात, सुहाग रात में, उसके पास बैठकर वो बुरी तरह से रोया था। कुमुद ने अपनी उसी पुरानी साड़ी के पल्लू से उसके बहते आंसू साफ किए थे। हेमंत ने धीरे से उसका हाथ थामा और उसके पैरों में बैठकर उसे घंटों सहलाया। कुमुद उसका इस तरह मोहब्बत देखकर पिघल गई थी और उसे अपने बाजुओं में जकड़ लिया था। हेमंत ने धीरे से उसके साड़ी के पल्लू को हटा दिया। उसके सीने में अपना मुंह छुपा गया। वहाँ सिसकने लगा था। कुमुद ने भी उसे रोने दिया और खुद भी रो पड़ी थी। कुमुद ने धीरे से उसके माथे पर किस करते हुए उसको माफ़ कर दिया था। हेमंत ने जल्दी से उसके होठों को अपने होठों में लेकर प्यार की पहली मोहब्बत दी थी। दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक चूमते रहे। उसके बाद हेमंत ने उसे तकिए पर लिटाकर उसके हर अंग को चूमा था, जहाँ जहाँ कभी उसने तकलीफ पहुँचाई थी। कुमुद ने उसे वह सब करने दिया। वह भी उसकी मोहब्बत में बहती चली गई। उस कमरे में आहें और सिसकियाँ गूंजने लगी थी। सारी रात वह इश्क के समंदर में गोते पर गोते लगाते रहे। सुबह बाथरूम से नहाकर आई। उसके गुलाबी होंठ बिल्कुल सुर्ख लाल हो रहे थे। उसके गालों पर कई जगह हेमंत ने अपने प्यार की मोहर छोड़ी थी, जिसमें उसे थोड़ी थोड़ी जलन हो रही थी। हेमंत ने उसे पीछे से आकर फिर से गोद में उठाकर बिस्तर पर ढेर कर दिया। कुमुद, तुम कहाँ जा रही हो? अभी मेरी प्यास नहीं बुझी और शायद ये कभी बुझेगी भी नहीं। तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, मेरी नज़रों के सामने रहो। हेमंत ने फिर से अपनी मोहब्बत के जुनून में उसे भिगोता चला गया। अभी तो थोड़ी सी मिनमिनाई थी। हेमंत, आज तीसरा दिन हो गया है, लेकिन आप इस कमरे से बाहर नहीं गए हो। मुझे मार ही डालोगे क्या? अब मेरे ब्यूटी बॉल में भी काफ़ी जलन हो रही है। तुमने उसे बिल्कुल लाल कर दिया है। अब मुझसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता। हेमंत ने उसे गोद में उठाकर अपने सीने से चिपका लिया। कुमुद मैडम, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें जलन हो रही है? लो, अब मैं मुंह नहीं लगाता। खुद ही इतनी आहें और सिसकियाँ भरने लग जाती हो। मैं अपना कंट्रोल खो बैठता हूँ। अब सिर्फ मैं तुम्हें निहारता रहूँगा। हर रोज़ इसी तरह मेरी मोहब्बत को तुम्हें सहना पड़ेगा। मैं तुम्हारी मोहब्बत के लिए बहुत तरसा हूँ। मुझे अपने से दूर मत करो, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। कुमुद ने उसके होठों पर हाथ रखा, उसके सीने में मुंह छुपा लिया। शादी के 2 साल के बाद हवेली की दीवारें फिर से रोशनियों से जगमगा रही थी, मगर इस बार रोशनियाँ किसी दावे के लिए नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की आने की खुशी में थी। कुमुद अब हवेली की रसोई में बर्तन साफ नहीं करती थी, बल्कि हवेली के हॉल में एक मालकिन की तरह सोफे पर बैठी थी। उसकी गोद में एक नन्ही परी थी, जो बिल्कुल अपनी माँ जैसी खूबसूरत आंखें, सोने जैसी रंगत लेकर आई थी। हेमंत, जो कभी अपने जूते साफ करवाने के लिए कुमुद को आवाज़ देता था, आज वह घुटनों के बल अपनी बेटी के सामने बैठा उसके नन्हे हाथों को चूम रहा था। कुमुद ने मुस्कुराकर हेमंत की तरफ देखा और धीमे शब्दों में कहा, हेमंत, आपको याद है आपने एक बार कहा था कि मेरी औकात आपके बराबर नहीं। आज इस बेटी को देखकर बताइए, क्या इसकी औकात तुमसे अलग है? हेमंत की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने कुमुद का हाथ पकड़कर सिर पर झुका लिया। भरी हुई आवाज़ में बोला, कुमुद, मुझे बार बार उस पापों की याद मत दिलाओ। सच तो यह है कि तुम्हारी वही मासूमियत मुझे इस काबिल बना गई। आज मैं एक पिता कहलाने के लायक बन गया हूँ। एक बेटी सिर्फ तुम्हारी निशानी नहीं, बल्कि ये मेरे उस पछतावे की कीमत है जो तुम्हारे कदमों में झुककर शुरू हुआ था। शांता देवी, जो अब एक चुप से कोने में बैठी रुद्राक्ष की माला गिनती रहती थी, दूर से अपनी पोती को देखकर मुस्कुराती थी, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुमुद के सामने आकर खड़ी हो सके, क्योंकि कुमुद ने अपनी खुददारी से वो मकाम हासिल कर लिया था जहाँ उसकी खामोशी भी सुनी जाती थी। हेमंत ने नन्ही बेटी को गोद में उठाकर तेज आवाज़ में कहा कि इस बच्ची का नाम हम कुमुद रखेंगे, जिसका मतलब है कि हीरा चाहे कहीं कीचड़ में फेंक दो या किसी भी जगह डाल दो, वह अपनी चमक और खूबसूरती से लोगों को अपनी तरफ खींच ही लेता है। और यही तुम्हारे नाम की पहचान है और ये इस घर की अगली मालकिन होगी। इसके लिए मैंने वह सारी चीज़ें वापस इकट्ठी कर दी है जो तुमसे छीन ली गई थी। कुमुद के चेहरे पर वो भरोसा था जो सिर्फ उन औरतों को मिलता है जो अपने किरदार की जंग जीत लेती हैं। वह कीमती साड़ी जो कभी चोरी का इल्ज़ाम बनी थी, आज कुमुद उसे बड़ी फ़ख्र से पहनती थी, क्योंकि अब वह साड़ी किसी की दी हुई भीख नहीं, बल्कि उसके पति की मोहब्बत और इज्जत की गवाही थी। हवेली के भीतर और बाहर सब कुछ बदल चुका था और वह नौकरों के क्वार्टर, जहाँ कभी कुमुद ने अकेली रातें बिताई थी, अब वहाँ भी हेमंत ने रोशनी और सहूलियत दे दी थी।
क्योंकि उसने समझ लिया था कि असली राजतंत्र लोगों को झुकाने में नहीं बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने में होती है। कुमुद की इज्जत उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसकी पवित्रता आत्मा से थी, और नफ़रत के जवाब में मोहब्बत चुनकर आज वो एक बेटी की माँ बनकर अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत मोड़ पर खड़ी थी, जहाँ हर तरफ सुकून ही सुकून था। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।